यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। अगर इस रियासत को बचाना है तो हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के उस तूफान से निकालना है। इसमें ये रियासत आज 10 साल से है। अब बड़े इंतजार के बाद उनको उनकी मनचाही सरकार मिलने जा रही है। बालाजी महाराज आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए, ऐसी मंगल कामना। 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब सबको कल होने वाली काउंटिंग का इंतजार है, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी उत्साह में नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को लगता है कि पिछले वर्ष दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी चमत्कार होगा और बीजेपी को बहुमत मिलेगा। लेकिन ये तो हर बार की कहानी है। एग्जिट पोल में जो हारता है वो काउंटिंग के दिन के इंतजार करने की नसीहत देता है, और जो पार्टी या गठबंधन जीतता हुआ दिखता है उसमें सीएम पद के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है। हरियाणा में कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, इसलिए वहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। 2 बार के सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने करीबी विधायकों के साथ मीटिंग कर ली है और अब वो दिल्ली में सक्रिय हैं। तो कुमारी शैलजा को भी भरोसा है कि आलाकमान उन्हें हरियाणा की कमान सौंप सकता है। उधर सीएम नायब सैनी भी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि कल सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में अलग ही खेल चल रहा है। वहां पर 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक वहां भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सबसे आगे है। 10 में से 5 एग्जिट पोल के नतीजों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी की सरकार बनती दिख रही है। 5 में हंग असेंबली का अनुमान है। लेकिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत एलजी को 5 विधायकों को मनोनीत करने की पावर है, जिन्हें नवनिर्वाचित विधायकों की तरह वोटिंग करने के समेत सभी अधिकार होंगे। इसलिए बीजेपी को 5 विधायकों का फायदा तो वैसे ही हो गया है। हालांकि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वगैरह इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध से ये प्रक्रिया रुक जाएगी ऐसा नहीं लगता। इन हकीकतों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियां क्या मोड़ लेंगी, हरियाणा में अब क्या समीकरण बनने वाले हैं, और अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुए तो कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, इन सब सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार और इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद होंगे, जिनमें से खास तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मथुरादास जोशी वो हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम नवीन जी हमारे साथ लगातार इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो खेमचंद शर्मा जी से सवाल ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिट पोल सबसे ज़्यादा झटका अगर दे रहे हैं तो बीजेपी को ही दे रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बल्कि सभी साथियों का आप बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पुरुषोत्तम जी आपका भी, जोशी जी आपका भी और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खेमचंद जी, पोल्स ऑफ पोल्स आपने देखा होगा, कल से आप देख ही रहे, परसों शाम से आप देख ही रहे हैं। पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा में तो क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस सत्ता में आ रही है, यानी कि आपकी हैट्रिक नहीं लग पा रही है। और जम्मू कश्मीर में भी जो एग्जिट पोल बता रहा है उसके मुताबिक आप सत्ता से अभी नजदीक नहीं हैं, आप वहां पर भी 30 के आसपास सिमटते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय माता की। आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, जय हिंद, जय माता की जी। देखिए, अभी तो रिजल्ट कल आएंगे, उसके बाद ही स्थिति पूरी तरीके से साफ होगी। लेकिन हमारे जो इनपुट है, हरियाणा में नेक टू नेक फाइट है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस की सरकार स्पष्ट रूप से बन रही है। हर एक विधानसभा में क्लोज फाइट है, और क्लोज फाइट में बहुत ही थिन मार्जिन में कोई भी जीत सकता है। हमारे कैंडिडेट भी जीत सकते हैं, उनके कैंडिडेट भी जीत सकते हैं। और कल जब रिजल्ट सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। लगभग प्लस माइनस 2, 4, 5 सीट आगे पीछे रहेंगी, और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी
सरकार बनाएगी। 44-45 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 1-2 सीटें जो हमारे सहयोगियों के साथ में लाके हमारी सरकार बनेगी। अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से हिम्मत नहीं हारी और हम हारते भी नहीं, और जो फिर जनता का फैसला होगा उसको सर माथे रखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे, आगे फीडबैक लेंगे और आगे जो भी काम करना वो करेंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, जो हमारे इनपुट्स आए हुए हैं इंकरेजिंग इनपुट्स हैं, और पिछले 1 महीने में स्थिति काफी बदली है और बदल के जनता ने समझा है कि कांग्रेस वाले कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे उन्होंने आयोजित भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने आंदोलन करवाए या उनको उन्होंने प्रायोजित किया, वो इलेक्शन में सब कुछ की पोल खुल गई। तो जनता देख रही है। दूसरी तरफ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्षत्रिय समाज के लिए काम किया और जो पर्ची और खर्ची का रिवाज हरियाणा में हुआ करता था, उस रिवाज को हम लोगों ने तोड़ दिया। सही जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर में आज आप देखेंगे सबसे बड़ी जीत रिजल्ट से पहले आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है कि वहाँ पे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में चुनाव हुए हैं, हर कोने में चुनाव हुए हैं। भारी मात्रा में वोटर्स निकल के आए और पहली बार ऐसा हुआ है कि ना वोटर डरा और ना ही चुनाव लड़ने वाला डरा। किसी को भी अपनी जान का खतरा नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे सरकार ने पूरी तरीके से इकोसिस्टम और जो अरेंजमेंट है वो किए थे। और जो हमारी डेमोक्रेसी की जड़ है, हमारे काम की वजह से, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रयासों की वजह से जम्मू कश्मीर में बहुत गहराई तक जड़ी है और गई है। और उसी की वजह से जो चुनाव हुआ है और भारी मात्रा में मतदान हुआ है, और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है खेमचंद जी। जोशी जी, बीजेपी ने उम्मीदें छोड़ी नहीं है। बीजेपी का अभी भी दावा है कि वो हैट्रिक लगा सकते हैं। एग्जिट पोल पर इनका ये भी कहना है कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित होते रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा। एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा मत करिएगा, एग्जिट पोल पहले भी धोखा दे चुके हैं, ऐसा मानना है बीजेपी का? नहीं, ठीक है, उनको ये बात कहनी भी चाहिए और निश्चित रूप से एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमने तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन में बड़े बड़े एग्जिट पोल देखे, बड़ा विरोधाभास भी देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ, मैं स्वयं हरियाणा में था और एक लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी मैं भी था, वहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्र मेरे पास थे, और जिस तरीके की सुनामी चल रही है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, निश्चित रूप से एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित होंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और अच्छे बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रहेगी, देखिएगा आप। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल का जो कुशासन रहा है, 10 साल में जितने बड़े अत्याचार, चाहे दलितों के ऊपर अत्याचार की बात हो, चाहे किसानों के ऊपर अत्याचार की बात हो, चाहे नौजवानों को का उत्पीड़न करने की बात हो, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे किसान को उसकी फसल का दाम दिलाने की बात हो, तो ये कई मुद्दे हैं जिससे भाजपा को वहाँ बड़ा नुकसान होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अभी ठीक है, इंतजार है, देखिए अभी 10-12 घंटे और बचे हैं, उसके बाद तो सब क्लियर हो जाना है। इसी तरह से JNK में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो मजबूत गठबंधन है और वहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अभी जो वातावरण, देश की राजनीति का वातावरण बदल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री की कुरुक्षेत्र में मैं था जिस दिन सभा थी, वहां लोग सुनने को नहीं आए प्रधानमंत्री जी को, और जो आए भी वो जैसे ही प्रधानमंत्री बोलने खड़े हुए वो लोग उठ के चले गए। इससे साफ लग रहा है कि जनता का रुझान या जनता का इंटरेस्ट अपना मोदी जी पे है, न भारतीय जनता पार्टी में है। बहुत इस देश के साथ छलावा कर लिया, इस देश की जनता को ठग दिया, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, तमाम लोगों को, तमाम हर वर्ग को मोदी जी ने निराश करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने निराश करने का काम किया, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद रखनी चाहिए और राजनीति में तो रखनी चाहिए, राजनीति में तो सब कुछ उम्मीद पर ही निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके का हरियाणा का वातावरण है, मैं जहां जहां भी गया, जहां जहां मैंने देखा, वहां निश्चित रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। देखिएगा 60 से अधिक विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत के आएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी
कांग्रेस पार्टी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनाएगा और अच्छे विधायक वहां पर जीत कर आएंगे। जी ठीक है जोशी जी। नवीन दुबे जी, हरियाणा में 13 एजेंसियों ने अपने सर्वे किए एग्जिट पोल के, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में 10 एजेंसियों ने अपने सर्वे किए। 13 में से 12 हरियाणा के जो सर्वे थे उनमें से 13 में से 12 में उन्होंने कहा कि 55 से 60 के बीच में कांग्रेस की सीटें आ सकती हैं। तो लगभग वहाँ पर ये लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो रही है, कांग्रेस 10 साल बाद वापसी अपनी कर रही है एग्जिट पोल की माने तो। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर अभी कन्फ्यूजन की स्थिति है। जम्मू कश्मीर में जो 10 एजेंसियों ने सर्वे किए हैं उनमें से 5 एजेंसियों ने यह कहा कि एनसी कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिल सकता है। 5 एजेंसियों ने यह कहा कि एनसी कांग्रेस गठबंधन 10 से 15 सीटों से दूरी रहेगी सत्ता से। तो ऐसे में वहां पर स्थिति बहुत क्लियर नहीं अभी दिख रही है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी को कहीं फायदा नहीं मिलता दिख रहा है, ये एक बड़ी बात है। नवीन जी। हाँ बिल्कुल आलोक जी, देखिए हम हरियाणा से शुरू करते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप चाहे चौधरी बंसीलाल का चुनाव देख लें, 10 साल उन्होंने सत्ता चलाई और उसके बाद उनकी सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उनको मात्र बहुत कम सीटें मिली थी। इसी तरीके से 2004 से 2014 तक का अगर आप कालखंड देखें हरियाणा सरकार का, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार चलाई। उसके बाद जब उनके चुनाव हुए 2014 में तो मात्र 15 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। अब 10 वर्ष पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के। आप दूसरी चीज देखिए, पिछली बार के 2019 के हरियाणा विधानसभा के वोटों में और इस बार के विधानसभा के वोटों में 10% वोट कम पड़ा है। अब ये 10% वोट कम जो पड़ा है ये किसका है? हमने जो एनालाइज किया हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि शहरी क्षेत्र का वोट है जो निकला ही नहीं। गुड़गांव में आप देखें वोटिंग कम हुई है, नहर पार के एरिया में फरीदाबाद में आप देखें वोटिंग कम हुई है, पलवल में वोटिंग कम हुई। तो कई जगह जो अर्बन एरिया है, पंचकुला है, आपका कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, इन एरियाज में जो शहरी क्षेत्र हैं वहां वोटिंग कम हुई है। और ये माना जाता है कि शहरी क्षेत्र का जो वोटर होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा सा डेडिकेटेड रहता है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये वोटर जो भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेटेड होता है, कांग्रेस का अपना एक डेडिकेटेड होता है और हर पार्टी का अपना अपना होता है, इसके बीच में 12 से 14% वोट ऐसा है इस समय हरियाणा में जो तटस्थ है, बिल्कुल जो जिस तरफ देख रहा है, जो बदलाव चाह रहा है वो डाइवर्ट हुआ है। अब 28% वोट 2019 में कांग्रेस को वहां मिला था। 28 में यदि 8%, 10% का भी इजाफा हो गया, हम 10% का भी मान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 62 से ऊपर कांग्रेस ले जाएगी। वहां पर ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दूसरी चीज आती है कि आपने मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को आगे रख के पूरा 9.5 साल, 9.25 साल का कार्यकाल गुजारा है। दूसरी चीज है कि जब 2019 का चुनाव हुआ था तो मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा, आपके 6 मंत्री चुनाव हार गए थे, केवल एकमात्र कैबिनेट मंत्री चुनाव जीते थे अनिल विज, और दूसरे एक बनवारी लाल राज्य मंत्री चुनाव जीते थे। इसके अलावा कोई बात चुनाव ही नहीं जीता था। अब जब आप 2024 के चुनाव को फेस कर रहे हैं तो मुझे तो खेमचंद जी ये बताइए कि अगर आपकी सरकार बनती है, क्योंकि अभी एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल तो कल ही आएगा, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जीत का श्रेय किसको देंगे? क्या नरेंद्र भाई मोदी को देंगे या वहां के लोकल लीडरशिप को देंगे या नायब सिंह जी को देंगे? दूसरी चीज आती है, अगर आप हार जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन किसके सर पर वो ठीकरा फूटेगा? या ये टोटल जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के सर पर मर दी जाएगी, क्योंकि वो तो बहुत 4-5 महीने के सीएम रहे हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या है कि जो जम्मू सेक्टर है बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। जम्मू सेक्टर में कांग्रेस ने बहुत कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी है। वहां कुछ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मजबूती से लड़ रही है। 43 सीटें आती हैं उस क्षेत्र में। 47 सीटों वाला जो घाटी का आपका क्षेत्र है वहां आपने जिस तरीके के समीकरण बैठाले हैं, इंडिपेंडेंट को बैकडोर से समर्थन दिया, सब कुछ किया है। और अभी जो आलोक जी आप बात कह रहे थे कि जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे, जिनमें 2 महिलाएं हैं, 2 कश्मीरी पंडित हैं और 1 घाटी से हैं, ये जो 5 लोग आप नॉमिनेट राज्यपाल करके भेजेंगे ये सारे के सारे भाजपा के होंगे। अब इनके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, बहस हो रही है, विपक्ष मांग कर रहा है कि इनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये तो नॉमिनेटेड है, जनता के बीच से नहीं आए हैं। कुल मिलाकर वहां ये स्थिति जरूर रहेगी
कि जो भी सरकार बनती है 50% पावर तो भाजपा के पास रहनी है, क्योंकि वहां गवर्नर रूलिंग में रहेंगे और डिसीजन मेकिंग जो होगी वो गवर्नर की होगी। गवर्नर के बिना परमिशन के आप सिंगल अधिकारी का ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। पॉलिसीज आप बनाते रहिए, इंप्लीमेंट उन्हीं को करना है। दूसरी चीज आती है कि जो 5 नॉमिनेटेड हो गए, अब आपका क्या आंकड़ा पहुंच गया 95। अगर ये शामिल हो जाते तो 48 सीट चाहिए आपको बहुमत के लिए। अब 48 बहुमत के लिए लाना इतना आसान नहीं होगा। मैं ये मान लेता हूं कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये तीनों मिल जाएंगे, तब भी इनको निर्दलीयों की थोड़ी सी जरूरत पड़ सकती है। बड़ा टिपिकल मुकाबला कल देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन हरियाणा में जो है आलोक जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि वहां बिल्कुल कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही। जी ठीक है नवीन जी। पुरुषोत्तम जी, नवीन जी ने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब वहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा होगा वो चेंज हो जाएगा। 46 नहीं 48 हो जाएगा बहुमत का आंकड़ा, वो काफ़ी मुश्किलों भरा होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि 2010 साल पहले जब चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, तब भी पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन सत्ता में आया था। उसके बाद 18 तक गठबंधन उनका चला। 18 के बाद स्थितियां बिगड़ी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग गया और 2019 5 अगस्त वो डेट, वो तिथि पूरी दुनिया याद रखती, पूरा हिंदुस्तान याद रखता है कि किस लिए महत्वपूर्ण है वो। 370 हटने के बाद अपरोक्ष रूप से वहाँ पर एलजी की सत्ता, मतलब अपरोक्ष रूप से बीजेपी की सत्ता है। तो पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं बीजेपी का सत्ता से जुड़ाव रहा है जम्मू कश्मीर में, और 10 सालों से ही परोक्ष सत्ता हरियाणा में बीजेपी की रही है। और अगर यहाँ पर जनता नकार रही है तो इसका क्या संकेत होगा, पुरुषोत्तम नवीन जी? देखिए, जम्मू कश्मीर एक, जैसा कि जानते हैं हम सभी, एक जटिल प्रदेश रहा है। जहाँ पर डेमोग्राफी की बात करें या ऐतिहासिकता की बात करें, 17 अक्टूबर 1949 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक वहाँ धारा 370 के विशेष प्रावधान, धारा 370 तो अभी भी है, लेकिन उसमें कुछ विशेष प्रावधान थे जो विशेष रियायत या विशेष अधिकार देते थे, जो भारतीय शासन के कुछ कर्तव्यों से मुक्त करते थे जम्मू कश्मीर के लोगों को। जैसे अगर झंडा फहराया जा रहा है तो आप खड़े नहीं भी हो सकते हैं, आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, तमाम तरह की चीज़ें, दोहरी नागरिकता एक तरह की वहाँ थी। तो उन चीज़ों से मुक्ति मिली। तो इस तरह का वो जटिल एक प्रदेश है जहाँ पर कहें कि भारतीय जो भारत है वह राज्यों का संघ है, लेकिन इस राज्य के संघ में जम्मू कश्मीर एक तरह से देश के भीतर देश का प्रावधान उसको दे रहा था। तो ऐसे में जब 370 के विशेष प्रावधान हटाए गए, धारा 35A हटाया गया, जिसमें ज़मीन को लेकर के एक विशेषाधिकार वहाँ के लोगों को था कि बाहर के लोग वहाँ नहीं जा सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते, तमाम तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि हर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति यह तो कहता है कि केंद्र की वजह से ही, मोदी जी की वजह से ही यह स्थिति बनी कि आज इतनी वोटिंग हो रही है, आज वोटिंग की प्रतिशतता इतनी बढ़ी है। लेकिन विडंबना यह है कि वही कश्मीर का व्यक्ति खास करके, क्योंकि जम्मू में परंपरागत रूप से बीजेपी थोड़ी मजबूत रही है, पहले कांग्रेस का आधार रहा था जम्मू में, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में बीजेपी वहाँ सक्रिय रही, तो कश्मीर में वोट नहीं मिलता है। आप देखें कि कश्मीर से आज तक एक भी विधानसभा की सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है। इस बार तो कैंडिडेट ही नहीं मिले उनको, 47 सीटों में से 19 कैंडिडेट मिले थे सिर्फ। जी जी बिल्कुल। तो आप देखें कि 28 सीट पे वे लड़ नहीं रहे थे, तो 25 सीटें पिछली बार वहाँ विधानसभा में थी जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी बीजेपी ने, और इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें अगर एक डाटा निकालें तो 29 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे रही थी। तो भले ही नया परिसीमन हुआ, उसमें 37 के बजाय 43 सीटें जम्मू को मिल गई, उसके बाद 1 सीट कश्मीर में भी बढ़ा, 5 सीट गवर्नर के हाथ में, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बहुत अच्छा नहीं करती है बीजेपी जम्मू में अगर वो 35 से 40 सीट के बीच नहीं ला पाती है तो बहुत आसानी से उसकी सरकार बनती नहीं दिखती है। उसके बाद आप देख लें कि पीडीपी या निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के रिजल्ट की या उसके परिणामों के आकलन की या उसके रिपरकशंस की बात करें तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर, भले ही हरियाणा बीजेपी के हाथ से चला जाए, बीजेपी यह बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर
बीजेपी के हाथ से जाएगा, तो इसका न सिर्फ नेशनल, न सिर्फ बीजेपी और मुसलमानों के बीच के का जो एक अंतर संबंध है उसको नए तरीके से परिभाषित करना होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी एक मैसेजिंग होगी। तो यह अपने आप में बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है जम्मू कश्मीर को लेकर के, और वहाँ का समाज बहुत जटिल रहा है, जिसने बीजेपी को यहाँ तक तो स्वीकार किया कि आपने 370 या तमाम जो भी आपने सुरक्षा के इंतजाम किए, उसके बाद यहाँ की स्थितियाँ बदली हैं, सुरक्षा की एक वहाँ पर इंतजाम हुआ है, लोगों में एक निर्भयता का माहौल आया है, एक आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है, वोटिंग ज़्यादा हुई है। लेकिन वही व्यक्ति, वही मतदाता बीजेपी के साथ वोटिंग के दिन खड़ा होने को तैयार नहीं है। इस पर बहुत विचार करने की ज़रूरत है। न सिर्फ बीजेपी को इस पर और काम करने की ज़रूरत है, मतदाताओं में पैठ बनाने की ज़रूरत है, वहाँ जाकर या कहें कि एक ऐसा माहौल जिसमें मुसलमानों का विश्वास बीजेपी के प्रति बढ़े, ऐसा कुछ कदम उठाना होगा। जी बिल्कुल, जमहूरियत तो बहाल हुई, लेकिन वोट किसको मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि कल सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब तक जो एग्जिट पोल के मुताबिक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वहाँ उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई बड़ी बढ़त, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के एग्जिट पोल्स को लेकर। दरअसल 5 अक्टूबर को जो चुनाव हुए उसमें जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में तस्वीर बहुत साफ, बहुत क्लियर नहीं दिखती है। उसी को लेकर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय मैं पहले ही करा चुका हूँ। खेमचंद शर्मा जी के पास चलेंगे, एक सवाल ले लेते हैं खेमचंद शर्मा जी से। खेमचंद शर्मा जी, नवीन दुबे जी अभी आपसे कुछ सवाल कर रहे थे, उसको मैं थोड़ा संशोधित अंदाज में पूछ लेता हूं, क्योंकि नवीन दुबे जी के अंदर ये ना रह जाए कि उनके सवालों का जवाब खेमचंद शर्मा जी ने नहीं दिया है। खेमचंद जी, लोकसभा चुनाव के बाद ये तो तय है कि ये पहले विधानसभा चुनाव हैं 2 राज्यों के जो हुए, ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, उनमें अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हो रही, चूंकि आपके वो इकलौते फेस हैं? हालांकि नवीन जी तो बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, वहाँ लोकल श्रेय किसको देंगे, नहीं हार गए तो किसके मत्थे मढ़ा जाएगा, लेकिन सीधा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूँगा। देखिए, आवाज आ रही है आपको? जी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है, वो दिन रोज बढ़ रही है, क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्रिपल स्पीड से काम कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड जो उनकी टीनेजर थी उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कह देना कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, बिल्कुल गलत है। 10 साल हमारी वहाँ पर सत्ता रही है और लोकल रीजन्स रहते हैं। लोकल रीजन्स की वजह से कुछ जो विधायक है उनके खिलाफ थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, और उसकी वजह से हमारी कुछ सीटें प्लस माइनस रहेंगी। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जनता चाहती है, और आपने देखा हरियाणा ने 3री बार में भी उनको 5 सीटें दी। ऐसा नहीं कि हमारा सफा है, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा लिया, खूब अफवाहें फैलाई, खूब उन्होंने आंदोलन आयोजित किए, प्रायोजित किए, साजिशें रची, लेकिन फिर भी तो मोदी जी, आप देखेंगे जब मोदी जी का नंबर नेक्स्ट टाइम आएगा, हरियाणा फिर 10 में से 10 सीटें मोदी जी को देगा। और कल भी जो रिजल्ट आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक नहीं रहेंगे, उत्साहजनक ही रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जी ठीक है। जोशी जी, जी आ रही आवाज। जी जोशी जी, आपने हरियाणा घूमा, आप हरियाणा इलेक्शन में कैंपेन करते रहे। दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा, 2 लोगों के बयान, उसमें उन्होंने दोनों ने कहा कि इस राज्य में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी तभी से यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया था। क्योंकि आप भी हरियाणा घूमे हैं, इलेक्शन में आप लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में कैंपेन करते रहे हैं, आप प्रभारी भी बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है उनकी बात में दम है? निश्चित रूप से दम है। देखिए, राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली थी तो उसका प्रभाव हुआ, अच्छा हरियाणा में हमको, और उसका प्रभाव आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। 10 में से 5 सीट में कांग्रेस पार्टी रही और अच्छे बहुमत से विजयी रही। हर एक बार जितने भी अच्छे उसमें जीते, और पर जहाँ नैरो मार्जिन हारे हैं, बहुत बड़ी हार मारी नहीं है, वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले बड़ा है। लोकसभा पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 6% हमने
आज उसने जीत दर्ज की। और जहां तक चुनाव है, निश्चित रूप से देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता में इसलिए नहीं कर रहा। जो हरियाणा का माहौल है, जो हमने देखा वहाँ 10 महीने लगभग हमने कंटिन्यूअस संगठन लेकर उम्मीदवारों के तय हमारी भूमिका रही है। बहुत लोग, हर लोकसभा एक प्रभारी काम, प्रभारी तो हमारे आदरणीय दीपक बावरिया थे, उनका बिल्कुल ही निचले कार्यकर्ताओं से 36 बिरादरी हरियाणा में है, उनसे संपर्क पूरा चला और हर चीज हमने बहुत बारीकी से स्तर पर काम करने का प्रयास किया। तो उसका प्रभाव हमको देखने को मिला। हरियाणा में जहाँ हमारे नेताओं की रैली भी है, देखिए अपार जनता मिला, भीड़ देख के, और तरीके से जनता उनको मिला है, वो आपके सामने है। और हमें तो लगता है निश्चित रूप से, अभी तो मेरे मित्र तो बात कर रहे थे, वही बात कर रहा हूँ कि 60 सीट से अधिक कांग्रेस पार्टी जीतेगी और निश्चित रूप से 7 की सरकार हरियाणा में दी। जी ठीक है। नवीन दुबे जी, जम्मू कश्मीर की तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं है, एग्जिट पोल के मुताबिक क्लियर नहीं है। 10 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में एक पार्टी या अलायंस को बहुमत मिलते नहीं दिख रहा है। और अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें से अगर +5 कर दिया जाएगा तो बहुमत का आंकड़ा 46 की बजाय हो जाएगा 48। ठीक है, बीजेपी हो सकता है कि 30 तक पहुंच जाए, 32 तक पहुंच जाए और 5 वो भी जोड़ दिए जाए, 37 तक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई ऐसा सहयोगी दल जिसके पास 8-10 मेंबर्स, 8-10 MLAs हों, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या एक बार फिर पीडीपी सहयोगी बन सकती है बीजेपी की? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो पता है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। वो आलोक जी, देखिए ऐसा है कि पीडीपी अब ये गलती कतई नहीं करेगी। पहली चीज, हाँ, जिस तरीके की संभावनाएं हमें लग रही हैं वो ये है कि इंजीनियर रशीद के साथ भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता करके सरकार गठन में मदद ले सकती है। इसकी पूरी संभावनाएं, क्योंकि देखिए ऐसा, जिस आदमी के अगेंस्ट टेररिज्म के चार्ज लगे हों, आप उसको जेल से बाहर कर देते हैं। वो चुनाव में प्रॉपर तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं वहां पर जाके, और आरोप लगाने वाली भी बीजेपी ही थी। तो ये सारी स्थितियां जो बन रही हैं, और वोट कटवा पार्टी की बड़ी भूमिका वहां होती है, इस बार भी है। तो ये जो निर्दलीय हैं, सपोर्टेड बाई बीजेपी हैं, जमीयत इस्लामी है, ये सब जो है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 38-36 के आंकड़े के आसपास अपने सहयोगी दलों के साथ पहुंचती तो हो सकता है वो दावा पेश करे कि हम सरकार बनाएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि वहां की सरकार कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। वहां का जो आपका मुख्यमंत्री होगा वो ये मान लीजिए किसी नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष मान लीजिए, या किसी बड़े नगर निगम का मेयर मान लीजिए। इससे ज्यादा दिल्ली जैसे मुख्यमंत्री की स्थिति होगी। बिल्कुल ये स्थिति रहेगी। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसको बार बार एलजी लगाम लगाते रहते हैं, बिना एलजी की कलम चले कुछ होता नहीं है। कमोबेश उससे ज्यादा भयावह स्थिति J&K की होने वाली है, ये दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये नियमित एक टकराव की स्थिति पैदा होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि जिस पूर्ववर्ती स्थिति में हम थे कहीं फिर से हम वहीं ना पहुंच जाएं। क्योंकि आपने जमहूरियत लोकतंत्र को बहाल तो वहां किया है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं कि वो अगर चलेगा तो चलेगा किसके इशारे पे? भाजपा के केंद्र के इशारे पे। और गवर्नर कौन है? वहां केंद्र के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। कैसे आप चलाएंगे? ये चीज होती है। दूसरी चीज आती है, आलोक जी, हरियाणा पर हम बात कर रहे थे, वहां सबसे बड़ा फैक्टर था किसान, जवान, संविधान, पहलवान। ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, और भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे चुनावी कैंपेन में ये बहुत बड़ी गलती करके गई है। उसने क्या फोकस किया? शैलजा कुमारी पर। सारा फोकस भाजपा के नेताओं का शैलजा शैलजा करते रहे। राहुल गांधी ने ट्रंप का पत्ता क्या खोला कि ठीक प्रचार बंद होने से 2 घंटे पहले अशोक तंवर को भी अपने यहाँ लाके खड़ा कर लिया। शैलजा जी ने बयान भी दे दिया कि मैं तटस्थ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, और पूरी शिद्दत से चुनाव में मदद कर रही हूँ। ये इंटरनल मैटर क्या है
अब राहुल गांधी ने ये दिखाया कि उनकी हुड्डा से नाराजगी है और शैलजा के करीबी हैं। देखिए, ये सब राजनीतिक स्टंट होते हैं, लोग करते हैं, पॉलिटिकल राजनीति में चालें चली जाती हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से वो फंस के रह गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे तो अपनी अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो मुझे लगता है कि 65+ यानी कि बिल्कुल आप मान लीजिए सुनामी सी दिखाई देगी कल कांग्रेस की हरियाणा के अंदर। जी ठीक है, ठीक है। नवीन जी आप हमारे साथ रहिए। पुरुषोत्तम जी, जम्मू कश्मीर की जो बात कर रहे हैं नवीन दुबे जी, उससे आप कितना सहमत है? क्या सेपरेटिस्ट अलगाववादी उसके साथ बीजेपी गठबंधन कर सकती है? क्या उसूलों से समझौता बीजेपी कर सकती है? एक तो सवाल ये। दूसरा, जो हरियाणा को लेकर नवीन जी बोले हैं उस पर भी आपसे जवाब चाहूँगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बार बीजेपी तंत्र को समझने के लिए जम्मू कश्मीर की आंतरिक स्थिति क्या है, वहाँ के जो पेचीदा समीकरण है वह किस तरह का है, एक बार वो सरकार में जा चुकी है पीडीपी के साथ। लेकिन वह अगर वैचारिक रूप से देखें तो एक गलती थी, क्योंकि आज तक भी टेलीविज़न के डिस्कशन में या कहीं भी बीजेपी के खिलाफ यह बात आती है कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, और आपने पीडीपी जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी न भी कहें तो जम्मू कश्मीर को एक अलग एक संस्था या इकाई मान करके चलती है। जो पुरुषोत्तम जी, यहाँ आपको मैं रोकूंगा। पीडीपी नेता अभी हाल फिलहाल चुनाव के दौरान नसरुल्लाह को उन्होंने शहीद बताया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो राष्ट्र विरोधी बयान नहीं देती हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी वो कंटिन्यू कर रही हैं। यहाँ तक कि पीडीपी की तरफ से ये बयान आया महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि 370 को वापस लाने की बात हो, या तमाम चीज़ें वे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह गलती अगर बीजेपी फिर से करती है, चाहे वो इंजीनियर राशिद हों, चाहे पीडीपी हो, या उस तरह की छवि के किसी भी फैक्शन के साथ बीजेपी जाती है, तो यह एक दूरगामी असर उसकी राजनीति पर डालेगा पूरे देश के स्तर पर। क्योंकि आप देख लें कि जिस अजीत पवार को बीजेपी घोटालेबाज और तमाम तरह की किस तरह के विशेषणों से विभूषित करती थी, उस अजीत पवार के साथ जब बीजेपी एक बार फिर गई तो किस तरह से उसकी आलोचना हुई, यहाँ तक कि संघ ने भी उसकी आलोचना की। और अभी यह खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र में एक मत यह चल रहा है बीजेपी में कि कैसे अजीत पवार से पीछा छुड़ाया जाए। तो यह तो एक छोटा सा बिंदु था, लेकिन जम्मू कश्मीर एक बड़ा संदेश देने वाला छोटा सा राज्य है। यह अभी तो संघ शासित प्रदेश है, लेकिन राज्य बनाने की एक तरह से राज्य बनाने पर सभी दल एक मत हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जल्दी से जल्दी राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस मौके पर जब सरकार बनाने की कोई ऐसा समीकरण बनेगा तो किसी भी, क्योंकि देखिए इंजीनियर राशिद के खिलाफ बहुत बड़ा आरोप है, मतलब टेरर फंडिंग का आरोप है, इससे बड़ा आरोप कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि बीजेपी तो आतंकवादियों और इस तरह की जो बात रही है उसके खिलाफ हमेशा रही है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी ऐसे दल के साथ, किसी भी ऐसे समूह के साथ जाएगी, और जाना भी नहीं चाहिए। और अगर जाती है तो यह बहुत बड़ी गलती साबित होगी। जी, अप्रोक्ष रूप से तो सत्ता बीजेपी है ही, बीजेपी हाँ जी जी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका है ही, तो एक असर तो उनका होगा ही शासन प्रशासन पर, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। खेमचंद जी, 370 हटने के बाद बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी कि जम्मू कश्मीर की जनता का रुझान उनकी तरफ हो जाएगा, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक आपकी तरफ जनता का रुझान नहीं रहा। कि जो जनता का फैसला है वो तो हम शर्माते रखेंगे, उसको मानेंगे और हम लोग एवेल्युएट करेंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, कल का इंतजार करिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार हरियाणा में बनेगी, ऐसी उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी छोटे सहयोगियों के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा हमें वहां से इनपुट मिल रहा है। और जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उससे इशारा मिलता है। ठीक है जोशी जी, आप लोगों ने हरियाणा की अगर बात करें तो 10 साल की जो एंटी इनकम्पेंसी है उसका जमकर लाभ उठाया, और मुझे लगता है कि राहुल और प्रियंका जी के जो 6 रैलियां और रोड शो हुए 6, उनसे कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ी ताकत मिली है। तभी शायद मुझे लगता है कि ये माहौल बन पाया और आप एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ता से करीब पहुंचते दिख रहे हैं। देखिए, राहुल जी और प्रियंका जबरदस्त चुनाव चला था। उससे पहले हर जिले में बड़ी बड़ी रैलियां
की गई थी कांग्रेस के नेताओं द्वारा, चाहे रैली सेल से की, चाहे आपके हुड्डा जी ने अलग की, चाहे विपिन गुप्ता जी की रैली में, चाहे आप हमारे सुरजेवाला साहब की रैलियां हैं, तो लोगों ने हमारे बड़े नेता भी अलग अलग जगह जगह जाके की, और हमारे जो प्रभारी जी थे आज जी, उन्हें हर वर्ष से उनके प्रति बातचीत करने का काम किया, उनको कांग्रेस दूर करने का काम। अब सरकार की विफलताएं थी, उनसे उनको काम भी किया, तो उसका प्रभाव। और राहुल जी और प्रियंका की दिल्ली के बाद तो सुनामी जैसे आप हमको देखने को हरियाणा में अच्छी बढ़त हरियाणा में हुई है, और अच्छी सरकार वहाँ पर देंगे। हमने कहा आप कितनी सरकार देंगे, हमने जो वायदे किए हैं, चाहे ओपीएस हो, चाहे हमारे एमएसपी का हो, महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपये देने की, चाहे हम वृद्धावस्था बढ़ाने की बात, तो हर वर्ग अलग अलग से जिस तरह का हमारा घोषणा पत्र आया है। और अन्य राज्यों में भी हमारी सरकारें की, वहाँ वो व्यवस्थाएं वहाँ की बात की है, 500 सिलेंडर देने की बात, वायदे हमने पूरा करने का काम किया। बीजेपी की तरह हदने और चलने का 2014 से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री जी के भाषणों को आप कितना बड़ा अंतर, ये कहते थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार, वो आपके सामने है। काला धन लाने, कितना काला धन इसलिए आया और अब कितना काला धन बढ़ गया, ये आपके सामने है। नोटबंदी में क्या हालत थी, आपके सामने। देश की अर्थव्यवस्था ये आपके सामने, देश का काले किसानों के लिए काले उसका प्रभाव पर पड़ा, किस तरीके से दिल्ली तो रोका गया के समय में भी था जैसा बात अब की बार यहाँ है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम बीच में गए और हर हमको जनता का मिला है। हमको निश्चित उम्मीद है कि 7 से अधिक विधायक आएंगे और हम एक साफ की सरकार देंगे। जो वायदे हम उन वायदों को हम हरियाणा की नई सरकार ऐसा जी ठीक है। नवीन जी, हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो 2 इमोशनल कार्ड बहुत जबरदस्त कांग्रेस की तरफ से चले गए। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर रैली में ये कहते रहे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। ये बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड काम किया, जनता ने उसको काफ़ी एक तरीके से उस पे खींची इस इमोशनल कार्ड को लेकर। दूसरा विनेश फोगाट की तरफ से भी जो मुझे लगता है कार्ड चला गया, इमोशनल कार्ड चला गया, वो भी काफ़ी दम देता रहा कांग्रेस को। और जीत का एक बड़ी वजह, जो बड़ी जीत की तरफ, जो एग्जिट पोल के मुताबिक जो बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो उसमें से ये 2 इमोशनल कार्ड भी बहुत मायने रखते हैं। नहीं आलोक जी, देखिए ऐसा जिस तरीके से किसान आंदोलन में ये मान के भाजपा ने उनको टारगेट किया कि सारे किसान जाट हैं, जबकि किसान वहां पर कांग्रेस बार बार कह रही सारे किसानों में सभी जातियां हैं, जाटों के बहुतायत हो सकती है लेकिन सभी जातियां हैं। आपने जाटों को टारगेट करना शुरू किया किसानों के नाम पर। इसके बाद जो आपका जजपा के साथ गठबंधन हुआ, आपने उनके विधायक तोड़ लिए। तो ये जो बैकडोर से सरकार बनाने की प्रवृत्ति भाजपा की रही है कि जहां जाओ उसके साथ सेंध लगा लो, अपने साथी हैं दल तो उनके साथ सेंध लगा लो, विरोधी हैं उनके साथ सेंध मार दो। मध्य प्रदेश को हमने देखा, महाराष्ट्र को देखा रहा, आपका गोवा देखा, कर्नाटक देखा, उसके बाद बिहार देखा, तो हर जगह इनका ये कल्चर रहा है। अब ये तोड़फोड़ वाली राजनीति देखी जनता उकता चुकी, जनता चाहती है कि उसके मुद्दों पर बात करें राजनीति दल, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। लेकिन अब क्या आप उसको हिंदुत्व की तरफ ले जा रहे हैं, आप इस पे ले जा रहे हैं, आप घुमा फिरा के अग्निवीर योजना आपकी लाइए, बहुत बड़ा आपका मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट है हरियाणा की राजनीति का। वहां का युवा बहुत बड़ी संख्या में सेना में जाते हैं और अग्निवीर से कौन संतुष्ट है? मुझे तो नहीं लगता, जिसका भविष्य सिक्योर नहीं है वो युवा क्यों संतुष्ट हो जाएगा आपकी। अब अमित शाह कह रहे हैं साहब, ये सारी जिंदगी बच्चे वो सफलिंग करते रहेंगे, 4 साल बाद सेना से लौट के आएगा, जब 0 से स्टार्ट करेगा वो भाई। तो ये कौन सी योजना आपकी? जब युवा तरक्की नहीं करेगा तो देश कैसे तरक्की कर जाएगा? ये बहुत सारे पॉइंट थे आलोक जी, जिसके कारण
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लोकसभा में भी मोदी का फेस लेके आप चले थे, उसके बाद 50-50 हो गया मामला हरियाणा के अंदर जाके। अभी लोकसभा और हरियाणा का चुनाव जो है ये बहुत बड़ा बेंचमार्क चुनाव है, क्योंकि आगे आपको महाराष्ट्र का चुनाव फेस करना है, झारखंड का चुनाव फेस करना है और उसके बाद आपका दिल्ली के चुनाव फरवरी में होना है। तो ये ऐसा नहीं है, अगर एक बार यहाँ से ट्रेंड हो गया और कहीं कांग्रेस क्लीन स्वीप कर गई तो महाराष्ट्र बहुत बड़ी मुश्किल होने वाला है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वहाँ पर भी अगर ये ट्रेंड सेट होता है तो बहुत मुश्किलें आगे आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए दिख रही हैं। पुरुषोत्तम नवीन जी, जब अभी हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे नवीन जी से, तो नवीन जी ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए वहाँ पर हरियाणा को लेकर, 3 बहुत महत्वपूर्ण, जवान, पहलवान और किसान। जवान, आपको पता ही है कि अग्निवीर को लेकर हरियाणा का जवान नाराज था। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा भी गया कि अग्निवीर का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनको राज्य की सरकारों में तुरंत नौकरी दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह जी ने अपनी रैली में घोषणा की। किसानों का आंदोलन आपने देखा ही कि पिछले कितने सालों से किसान आंदोलनरत हैं। पहलवानों का भी आंदोलन आपने देखा कि हरियाणा से लेकर दिल्ली तक उनकी क्या स्थिति रही। और प्लस जोशी जी ने जो वहां पर संविधान की किताब खोल रखी थी, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ी। जी बिल्कुल, देखिए संविधान या आरक्षण का मुद्दा तो एक बनाया हुआ मुद्दा रहा, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या अभी की बात करें या आगे के चुनाव में भी कांग्रेस इसका प्रयोग करती है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि पिछड़ा आयोग बीजेपी ने बनाया, तमाम जगह आरक्षण बीजेपी ने बढ़ाए, तमाम जगहों पर आप देख लें। एक EWS का आरक्षण जो है वह अपवाद है, वह सामान्य वर्ग या कहें कि सबको, वो उसमें हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, उसको बीजेपी ने लागू किया। लेकिन उसके अलावा तमाम जगहों पर, यूनिवर्सिटीज़ से लेके सभी जगहों पर जहां आरक्षण की व्यवस्था थी वह न सिर्फ लागू रही बल्कि कहीं कहीं उसको और उदारीकृत भी किया गया। तो यह तो एक बनाया हुआ मुद्दा रहा और इसमें राजनीतिक कौशल कहेंगे कांग्रेस पार्टी की या राहुल गांधी की कि उन्होंने बड़ी चतुरता से इसको जनता के बीच में इसकी पैठ बनाई और बीजेपी को इसका गुमान भी नहीं लगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पंपलेट बंट रहे थे, 8,500 महिलाओं को देने की बात चल रही थी और वह मुद्दा जनता में बिल्कुल एकदम प्रवेश कर गया और उसका असर दिखा। तो खैर यह तो एक बात हुई, लेकिन यह बिल्कुल तय है कि किसान, जवान और पहलवान, इन तीनों ने मिलकर बीजेपी को पटकनी दी वहाँ पर, और यह माना जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब एक मैसेज जनता में हो जाता है, एक मैसेजिंग हो जाती है, तो उसको फिर बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप पहलवानों की ही बात करें तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि उसको जिस तरह से डील किया बीजेपी ने वह बिल्कुल गलत था। क्योंकि किसी भी मुद्दे को आप इतना लंबा अगर खींचेंगे, देश की राजधानी में जंतर मंतर पर इतने लंबे समय से पहलवान बैठे हैं और वो कोई साधारण पहलवान नहीं थे, वो कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थे। ओलंपिक में मेडल लाने वाले से लेकर और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। प्रधानमंत्री उनसे पर्सनली मिल चुके थे, अपने घर में उनको बुला चुके थे। तो ऐसे पहलवान जब कोई बात कह रहे हैं तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए था। क्योंकि कुछ चीज़ों को बिल्कुल निरपेक्ष तरीके से और पार्टी स्तर से ऊपर जाकर के देखने की बात होनी चाहिए, खास करके ऐसे मुद्दों को। आप देख लें कि जिन पर आरोप था उनको तो टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिल गया उत्तर प्रदेश से। तो इस तरह की चीज़ें जब जनता में चली जाती हैं तो आप जो भी प्रयास कर लें, जैसा भी कर लें, वह वापस नहीं हो पाता और वह अपना असर डाल कर रहता है। वही अग्निवीर का मामला है। पूरे देश में जितने लोग सेना में जाते हैं उसका 10% सिर्फ हरियाणा से जाता है। आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि एक छोटा सा राज्य जहां से सेना में भर्ती पूरे देश का 10% सिर्फ हरियाणा से जाता हो, तो वहां अग्निवीर ने एक बड़ा असर पैदा किया। फिर किसान आंदोलन भी बहुत लंबा चला, उसको भले ही केंद्र ने वापस ले लिया, लेकिन उसको जितना लंबे समय तक वो चला, जितना अखबारों में खबरें प्रकाशित होती रहीं, तो एक पूरे देश में सरकार के खिलाफ एक माहौल उससे बना और उसका असर अभी तक है। उसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा। तो निश्चित रूप से ये 3 मुद्दे जो थे ये बड़े मुद्दे साबित हुए और उसके साथ ही 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी। क्योंकि कोई भी सरकार आप देख लें, हरियाणा में बंसीलाल की सरकार, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार, फिर हुड्डा की सरकार, उसके बाद ये चौथी सरकार थी जो 10 साल तक जिसने शासन किया
और उसमें खट्टर जी का जो अपनी जो उनकी एक व्यावहारिकता थी, उनके व्यवहार में जो एक कहें कि कठोरपन था, भले ही प्रशासनिक क्षमता उनकी मानी जाती है, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरी की बात आती है, वो एक बड़ा कदम बीजेपी का रहा, उसकी प्रशंसा अभी तक होती है। लेकिन जब आप जनता से संवाद नहीं करेंगे, जनता से आप मुस्कुरा कर नहीं मिलेंगे, तो राजनीति में आप पीछे जाएंगे। नेता का सबसे बड़ा गुण है कि आप काम कुछ भी कर रहे हो, आप जनता से सहृदयता से मिल रहे हो या नहीं। तो ये मुद्दे रहे, एंटी इनकम्बेंसी रही, और कांग्रेस में खास करके राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में जो अपनी एक छवि का एक मेकओवर किया है, वह भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात रही है। खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में 150 से ज्यादा रैलियां की, जिसमें से 14 रैलियां सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की थी। उसके बाद भी अगर जादू नहीं चलता है तो क्या कहेंगे इसको? अपनी बातें रखते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई रैलियों से एकदम से सारी चीजें या तो नेगेटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। जोशी जी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी, वहाँ पे हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, वहाँ जाके वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। हमारी पूरी पार्टी ने मेहनत की, काम किया, और हमें उम्मीद है कि वो मेहनत रंग लाएगी, और कल जब रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव रहेंगे, कंस्ट्रक्टिव रहेंगे। जोशी जी जी हरियाणा में मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे कि हाईकमान चुनेगा? देखिए, निश्चित रूप से माननीय विधायक होगी, उसके अनुसार से बनेगा, और हाईकमान तो अंतिम दिखाई देता है। हमारे यहाँ तो पर्यवेक्षक विधायक के अपनी रिपोर्ट हाईकमान निर्णय देता है। विधायकों की राय कहीं भी कोई ऐसा निर्णय, मैं समझता हूँ अपने राजनीतिक जीवन में देखा, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ कि कोई थोपने वाला निर्णय नहीं हुआ, बिना विधायकों की नहीं हुआ है। हाँ, विधायकों की राय से अंतिम फैसला पार्टी की लीडरशिप करती है, पार्टी हाईकमान करता है, और जो भी निर्णय, तो चुनाव है, अभी समय है, चुनाव में जो भी जिस तरह का बहुमत, जो भी विधायकों की संख्या होगी, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में लिया जी। ठीक है। नवीन जी, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा ही जवाब चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में अधिकतर एग्जिट पोल हंग असेंबली बता रहे हैं, ऐसे में क्या एक बार फिर वहां पर अगर यही स्थिति रही, अगर वाकई हंग असेंबली आती, तो क्या ऐसे में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन सकता है? वहां निश्चित तौर पर आप हंग असेंबली तो आनी ही है, और इनकेस अगर नहीं भी आती, मैं मान लेता हूं कि एनसी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेते हैं, तब भी वहां स्थिति यही टकराव वाली और बड़ी भयावह रहेगी। वहां लोकतंत्र को जिस तरीके से हम लोग अन्य राज्यों में देखते हैं कि स्वतंत्र होकर निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं, फैसले देते हैं, वो स्थिति जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिलने वाली नहीं है। और दूसरी चीज, जो मुख्यमंत्री की बात आ रही थी, पुरुषोत्तम जी से भी एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं, चूंकि वक्त कम है इसलिए। पुरुषोत्तम जी, राम रहीम जी को जब पैरोल मिली, बाबा को राम रहीम को जब पैरोल मिली, तो कांग्रेस की तरफ से बड़ा हो हल्ला मचाया गया, चुनाव आयोग तक गए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, लेकिन पैरोल उनकी कंटिन्यू रही। तो क्या ये माना जाए कि राम रहीम बाबा भी कोई चमत्कार करने में नाकामयाब रहे? देखिए, जनता में, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, कि जब कुछ मुद्दे बिल्कुल जनता को स्पर्श कर जाते हैं, तो उसमें फिर कोई फैक्टर काम नहीं आता। आप चंद्रा स्वामी से लेकर और राम रहीम से लेकर तमाम बाबाओं की कहानी देख लें या जान लें, लेकिन जब एक बात जनता में, अब ये देखिए, एंटी इनकम्बेंसी इस कदर था कि जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट हैं वो सभी ध्रुवीकृत हो गए। सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी को आज भी वही 37-38% वोट मिल रहा है। आप जितना भी सर्वे देख लें, या पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 12% वोट 2019 के मुकाबले जरूर कम हुए। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने जी। आप ये देखिए कि पुरुषोत्तम जी जैसा कह रहे हैं, उसके मुताबिक बीजेपी का तो वोट प्रतिशत उतना ही है, लेकिन जो छोटे दल थे, उन छोटे दलों का वोट बैंक सिमटकर कांग्रेस की तरफ चला गया, जिसकी वजह से एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाती दिख रही है। फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। नवीन जी, पुरुषोत्तम जी,
जोशी जी और खेमचंद जी, आप चारों का शुक्रिया करूंगा। हमारा लोकतंत्र बहुत दिलचस्प है, इसमें जिसे जीत नजर आती है वो आखिरी दौर तक आशंकित रहता है और जो हारता दिखता है उसे आखिरी तक किसी चमत्कार की उम्मीद रहती है। ये आशावाद हमारे लोकतंत्र की ताकत है और नेताओं की जीवटता की मिसाल भी। बहरहाल आज की रात इन दोनों राज्यों के नेताओं से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक बहुत भारी है। कयासबाजियों का दौर लगातार चलने वाला है। आप भी कयास लगाते रहिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों पर विस्तार से जानकारी और पल पल का अपडेट लेकर मैं फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।